नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों की दुनिया में क्या है खास बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भारतीय एथलेटिक्स के उभरते सितारों गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुजूर की उपलब्धियों की सराहना की। दोनों खिलाड़ियों की सफलता को नई पीढ़ी के लिए बताया प्रेरणादायक। पीएम ने मन की बात में देश में पड़ रही भीषण गर्मी पर जताई चिंता। गर्मी से लड़ने के देसी नुस्खों का जिक्र करते हुए लोगों से खुद का ध्यान रखने की अपील। अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले पर बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर 5 लोगों हिमाचल नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, सोलन में हासिल की जीत। सत्ताधारी कांग्रेस केवल पालमपुर जीतने में रही सफल। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज खिताबी भिड़ंत। अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारतीय एथलेटिक्स के 2 उभरते सितारों गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुंजूर की उपलब्धियों की सराहना की। हाल ही में दोनों खिलाड़ियों ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। रांची में हाल ही में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में भारतीय एथलेटिक्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रतियोगिता के दौरान 4 अलग अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही पुरुषों की 100 मीटर दौड़ की, जहां सिर्फ 2 दिनों के भीतर राष्ट्रीय रिकॉर्ड 3 बार टूटा। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुजूर। छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर और भारतीय नौसेना के एथलीट गुरिंदरवीर सिंह ने अपनी शानदार रफ्तार से भारतीय स्प्रिंटिंग को नई पहचान दी है। दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े बल्कि उस सोच को भी चुनौती दी जिसमें माना जाता था कि भारतीय धावक स्प्रिंटिंग में विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने अपने संघर्ष, परिवार के सहयोग और देश के लिए कुछ बड़ा करने के सपने का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और भारतीय स्प्रिंटिंग को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों खिलाड़ियों की खेल भावना और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल में आगे बढ़ने के साथ साथ साथी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है। मैं मानता हूँ कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। गुरिंदरवीर और अनिमेश की ये प्रेरक कहानी केवल रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं बल्कि सपनों, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी है। यही वजह है कि आज ये दोनों युवा धावक देश भर के युवाओं के लिए नई उम्मीद और नई प्रेरणा बन गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में पीएम मोदी ने गर्मी के दौरान घरों में उपयोग में आने वाले ठंडे पेय, देश भर में आम के विभिन्न प्रकारों और केरलम में बिना नामांकन और आपको बता दें फी वाले स्कूलों के बारे में दर्शकों के साथ विचारों को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश में पड़ रही भीषण गर्मी का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने गर्मी में लोगों से खुद का ध्यान रखने, पानी पीने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। गर्मी में बचाव के लिए देश भर में इस्तेमाल की जाने वाली पेय पदार्थों का पीएम मोदी ने खास जिक्र किया और जमकर आनंद उठाने की भी बात कही। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी।
राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है। पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। गर्मी का मौसम आए और फलों के राजा आम की बात ना हो, ये कैसे संभव है? पीएम ने आम की किस्मों का जिक्र करते हुए कहा कि हर इलाके का अपना आम होता है और इसका अपना स्वाद और अपनी खुशबू होती है। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। पीएम मोदी ने केरलम के एक ऐसे अनोखे स्कूल का जिक्र किया जिसमें कोई एडमिशन फी नहीं लगती है और इसकी क्लास नदी में लगाई जाती है। एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साजी वराशेरिल का जीवन काफी बड़ी सीख देता है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे ही लोगों के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिला है। साथ ही लोगों से कहा कि सेवा करने के लिए बड़े साधन के बजाय एक अच्छे इरादे और लगातार किए गए प्रयास की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूरोप दौरे के दौरान, आप बता दें, चौल साम्राज्य और छत्तीसगढ़ में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं, खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अद्भुत खोजों पर अपने विचारों को देश की जनता के साथ साझा किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से हमेशा कुछ नया सीखते रहने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में संपन्न यूरोप दौरे के बारे में बात की। नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गईं। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं का वर्णन किया और भारत सरकार द्वारा ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास का उल्लेख किया। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है।
यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6ठी 7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। भारतीयों में खगोल विज्ञान के प्रति आकर्षण और गणित के क्षेत्र में अद्भुत खोजों पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विचार देश के लोगों के साथ साझा किए। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से अपने शौक के लिए समय निकालते हुए कुछ लगातार नया सीखते रहने की बात कही। प्रधानमंत्री ने युवा साथियों से एस्ट्रोनॉमी क्लब का सदस्य बनने और गर्मी की छुट्टियों में प्लानिटोरियम में जाने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नदी और उससे जुड़े जीवों के संरक्षण के लिए लोगों द्वारा किए जा रहे भरसक प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा नदी, डॉल्फिन बस्ती में मनोरमा नदी गंदगी मुक्त बनाने की कोशिश की भी सराहना उन्होंने इस दौरान की। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक शिक्षक से मुलाकात और समाज सुधार में उनकी भूमिका के योगदान को भी याद किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में डॉल्फिन के अस्तित्व को बचाने और संरक्षण की दिशा में कुछ लोगों के धैर्य और प्रयास की खूब प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने इससे संबंधित वीडियो को देखने के लिए देश की जनता से अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मनोरमा नदी में जमा गंदगी को साफ और स्वच्छ बनाने के स्थानीय लोगों के प्रयासों की सराहना की। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे,
एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के रिटायर्ड शिक्षक बालकृष्ण अय्या के पानी की समस्या दूर करने के प्रयासों की सराहना की। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के नागरकोइल की गिरिजा अम्मा का जिक्र करते हुए देश के सैनिकों के लिए धनराशि जमा करने के प्रयास की सराहना की। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के हर गांव और शहर से समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्राओं का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे भी अपने आसपास होने वाले ऐसे प्रयासों से जुड़ें और समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे सामने हैं और वही उदाहरण आज हम कह सकते हैं न जाने कितने लोगों के लिए ही प्रेरणा का स्रोत भी बन रहे हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए यहाँ किया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के सांसद और नेता अभिषेक बनर्जी पर कल सोनारपुर में हुए हमले के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके जाने की इस घटना का आपको बता दें, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। वीडियो फुटेज की गहन जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आकाश गायन, निर्माल्य सेनगुप्ता, काजल दास, देवाशीष दत्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी आकाश गायन तृणमूल कांग्रेस के ही दिवंगत कार्यकर्ता संजू कर्मकार के परिवार का बेहद करीबी है। अभिषेक बनर्जी जिस वक्त संजू कर्मकार के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे थे, उसी दौरान ये वारदात हुई। वीडियो फुटेज से साफ हुआ है कि अभिषेक बनर्जी पर सबसे पहले हाथ उठाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही आकाश गायन था। पुलिस फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। और पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद जनता के गुस्से का शिकार हुए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चनितला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान थाने के सामने कल्याण बनर्जी के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और कथित तौर पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद कल्याण बनर्जी का रास्ता रोकते हुए उन्हें काले झंडे भी दिखाए। और आप बता दें, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और केंद्रीय बल तैनात किया गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि ज्ञापन देने जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ से उन पर पत्थर फेंके गए। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी सिर्फ प्रचार पाने के लिए नाटक कर रहे हैं। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। वे चुनाव के बाद शनिवार को हिंसा में मारे गए एक तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मिलने सोनारपुर गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। पश्चिम बंगाल में आम जनता ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कभी भी जनता के हितैषी नहीं रहे, हमेशा सबको अपशब्द बोलते हैं। आंदोलन করছিলাম এর 5 বছর আগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার কত রকমের 4খানা কেস দিয়েছে আমাকে, সেই জন্য আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করছিলাম। মাতাল কল্যাণ যেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাবা মাকে পর্যন্ত ছাড়ে না, আজকে সাধারণ জনগণ চণ্ডীতলার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাই এই কল্যাণ ব্যানার্জিকে আমরা গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কল্যাণ ব্যানার্জির উপরে কোনো অ্যাটাক হয়নি। तो टीएमसी नेताओं को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में पूर्णस्थली के भूतपूर्व टीएमसी विधायक तपन चट्टोपाध्याय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तपन चट्टोपाध्याय के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप है कि अपनी विधायकी का इस्तेमाल कर उन्होंने सरकारी सामान और अन्य सामग्री को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा। शिकायतकर्ता ने पुलिस को कथित तौर पर उन स्थानों की जानकारी भी दी थी जहां सामान छिपाकर रखे जाने का दावा किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर पूर्व विधायक के आवास और अन्य संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली और कथित रूप से बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया। बरामद सामग्री के स्रोत और वैधता को लेकर पुलिस जांच कर रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने पूर्व तृणमूल विधायक तपन चट्टोपाध्याय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और बात हिमाचल की, जहां पर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला और सोलन में जीत हासिल कर ली है। वहीं राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस केवल पालमपुर जीतने में ही सफल रही। चारों नगर निगमों के लिए 17 मई को वोटिंग हुई थी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। मंडी में भाजपा ने 12 वार्ड जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक वार्ड जीता। सोलन में भाजपा ने 8 में से 6 वार्ड जीते। धर्मशाला में भी भाजपा ने आसान जीत हासिल की। पालमपुर में जिन 10 वार्डों के नतीजे घोषित हुए, उनमें से कांग्रेस के 9 वार्ड महाकांग्रेस के खाते में आए हैं। वहीं भाजपा की बम्पर जीत के बाद पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल नजर आया। मैं मंडी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बहुत बड़ा एक तरफा जनादेश यहाँ मंडी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। जिस प्रकार से ये 4 साल का कांग्रेस का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश है और शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के चुनाव टालने की कोशिश कर रहे थे।
और बात आईपीएल की। जी हां, आईपीएल के खिताबी मुकाबले में आज देर रात गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों के पास दूसरी बार खिताब जीतने का मौका है। बेंगलुरु ने पिछले साल पहला खिताब जीता था, जबकि गुजरात 2022 में अपने पहले सीजन में चैंपियन बनी थी। पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। दोनों के बीच अब तक 9 आईपीएल मैच खेले गए हैं। इनमें से बेंगलुरु ने 5 जीते हैं, जबकि गुजरात ने 4 में जीत अपने नाम दर्ज की है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूदा सीजन में 3 बार ही 200 का स्कोर पार हुआ है। इस मैदान पर दोनों टीमों का पिछला रिकॉर्ड बराबरी पर है। दोनों ने एक-एक मैच यहां पर जीते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की और खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।